जियोपॉलिटिक्स में अक्सर जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसके पीछे ना दशकों की खामोश हलचल होती है। हाँ बिल्कुल, एक प्रेशर कुकर की तरह। एग्जैक्टली इसे एक प्रेशर कुकर की तरह ही समझिए। जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट सालों तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, पर अंदर प्रेशर बनता रहता है। और फिर एक दिन वो फॉल्ट लाइन अचानक से टूट जाती है। सही कहा। और जो भूकंप आता है ना, वो सब कुछ बदल कर रख देता है। पिछले 164 दिनों में पूरे ईस्ट एशिया ने एक ऐसी ही फॉल्ट लाइन को टूटते हुए देखा है। मैं बात कर रही हूं 1 अक्टूबर 2025 की। जिस दिन सानाए तकाईची ने जापान की कुर्सी संभाली। बिल्कुल। उस दिन जापान की कुर्सी पर एक ऐसी महिला आई जिसने आते ही ग्लोबल ऑर्डर को हिला दिया। और इस स्थिति की गंभीरता को अगर किसी एक लाइन में समझना हो तो उसी दिन चाइना के स्टेट मीडिया ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा था कि चाइनाज वर्स्ट नाइटमेयर जस्ट बिकेम जापान्स प्राइम मिनिस्टर। ये सच में किसी जियोपॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं है। मतलब आज 13 मार्च 2026 है। उन्हें पावर में आए सिर्फ 5 महीने और कुछ दिन गुजरे हैं। राइट। लेकिन इन 5 महीनों में तकाईची ने एशिया के पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। आज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर डिफेंस एनालिस्ट उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे हॉकिश यानी सबसे आक्रामक नेता मान रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर उठाए गए उनके कदम इस बात का सबूत है। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर साने तकाईची हैं कौन। हम पिछले कुछ महीनों के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस एनालिसिस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को अनपैक करेंगे ताकि समझ सकें कि वो असल में क्या चाहती हैं। हाँ, और उनकी नीतियों के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। राइट। और क्यों अचानक से दुनिया भर के डिफेंस कॉरिडोर्स में एक तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं गूंज रही हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस और इस जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। इनकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो इनकी आज की नीतियों को एक्सप्लेन करता है। 7 मार्च 1961 को नारा प्रीफेक्चर में इनका जन्म हुआ था। एक बिल्कुल ट्रेडिशनल मिडिल क्लास परिवार में। हाँ बिल्कुल। और उनका नाम साने रखा गया, जिसका जापानी भाषा में मतलब होता है एक छोटा पौधा या सैपलिंग। वाओ, ये एक अजीब आयरनी है। एक छोटा पौधा जो आगे चलकर एक ऐसा विशाल पेड़ बन गया जिसके नीचे पूरा नक्शा ही बदल रहा है। सही कहा। तो उनका बचपन जापान के उस गोल्डन एरा में बीता जब उनकी इकोनॉमी बूम पर थी। पर उनके घर में एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हमेशा से था। वो यूके की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर से बहुत प्रभावित थी। राइट। लेकिन उनके पॉलिटिकल विजन का असली कंस्ट्रक्शन जापान में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था। 1980 के दशक में उन्होंने यूएस कांग्रेस में एक डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव पैट्रिशिया श्रोडर के अंडर इंटर्न के तौर पर काम किया था। एक मिनट वेट, ये काफी अनएक्सपेक्टेड डिटेल है। एक नेता जो आगे चलकर जापान की सबसे कट्टर कॉन्जर्वेटिव बनती है, वो अपने शुरुआती दौर में अमेरिका में एक डेमोक्रेट के अंडर काम कर रही थी। हाँ। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आखिर हुआ कैसे? ये तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। यही तो उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प टर्निंग पॉइंट है। देखिए, उन्होंने अमेरिका में डेमोक्रेट या रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को नहीं देखा। उन्होंने वहां अमेरिकन पावर के कोर मैकेनिज्म को देखा। अच्छा। उन्होंने करीब से ऑब्जर्व किया कि वहां का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है। उन्होंने देखा कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश फॉरेन पॉलिसी में बेहद आक्रामक हो सकता है। वहां से उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन लिया कि डेमोक्रेसी का मतलब कमजोरी नहीं होता। एग्जैक्टली। डेमोक्रेसी का मतलब पैसिफिज्म नहीं है। एक डेमोक्रेटिक देश भी बेहद ताकतवर और डोमिनेंट हो सकता है, बस उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। उन्होंने यूएस कांग्रेस के कॉरिडोर्स में पावर की ड्राफ्टिंग देखी थी। यानी उन्होंने पावर का आर्किटेक्चर वही समझ लिया था। और फिर 1993 में वो जापान की पॉलिटिक्स में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आती हैं। लेकिन सोर्सेज के हिसाब से उनका असली राइज तब होता है जब वो शिंजो अबे से जुड़ती हैं। बिल्कुल। दशकों तक इन दोनों को जापान की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल ट्विन्स कहा जाता था। इनकी विचारधारा एकदम मिलती थी। पर जब 2022 में शिंजो एबे का असैसिनेशन हुआ तो तकाईची ने सिर्फ शोक नहीं मनाया, उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम भरा है ना। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट था। शिंजो आबे का सपना था जापान को एक नॉर्मल कंट्री बनाना, एक ऐसी मिलिट्री पावर जिसके पास अपने डिफेंस फैसले लेने की पूरी आज़ादी हो। लेकिन आबे हमेशा पब्लिक और पार्लियामेंट के विरोध के चलते थोड़े कॉशियस रहते थे। राइट। वो एक लाइन क्रॉस करने से बचते थे।
पर 2022 में उनके असैसिनेशन ने जापान की रूलिंग एलडीपी पार्टी के सबसे बड़े राइट विंग फैक्शन को नेतृत्वहीन कर दिया। टकाइची ने मास्टरफुली इस पावर वैक्यूम को आइडेंटिफाई किया और आबे की आइडियोलॉजी को अपने हाथों में ले लिया। और इसी दृढ़ता ने एक ऐसी पॉलिसी को जन्म दिया जिसे आज दुनिया टकाइची डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। और ये जो टकाइची डॉक्ट्रिन है ना, ये सुनने में जितना फॉर्मल लगता है, प्रैक्टिस में उतना ही रेडिकल है। ये बेसिकली उन सभी पुराने नियमों को तोड़ने का एक ब्लूप्रिंट है जिन्होंने जापान को दशकों से बांध कर रखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 उन्हें एक ऑफेंसिव मिलिट्री मेंटेन करने से रोकता है, पर तकाइची का इस पर स्टैंस बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है। उनका लॉजिक इस मुद्दे पर बहुत डायरेक्ट है। वो बार बार कहते हैं कि जापान के पास इस वक्त एसडीएफ यानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस में लगभग 2.4 लाख हाईटेक एक्टिव पर्सनल हैं। हाँ, जो किसी बड़ी सेना से कम नहीं है। बिल्कुल। तो उनका मानना है कि इतनी बड़ी फोर्स और इतने एडवांस्ड वेपन्स होने के बावजूद लीगली ये नाटक करना कि हमारे पास मिलिट्री नहीं है, ये एक मजाक है। राइट। वो आर्टिकल 9 को सिर्फ अमेंड नहीं करना चाहती, वो इसे प्रैक्टिकली इररिलेवेंट बना देना चाहती हैं। Here's where it gets really interesting. क्योंकि वो सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री को नॉर्मलाइज करने पर नहीं रुक रही, वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर रही हैं जो जापान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स। एग्जैक्टली, न्यूक्लियर ऑप्शन। तकाइची खुलेआम नेटो स्टाइल न्यूक्लियर शेयरिंग की बात कर रही हैं, यानी यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स जापान की जमीन पर डिप्लॉय किए जाएं। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पर। पूछिए। जापान दुनिया का अकेला देश है जिसने एटम बॉम्ब का दर्द झेला है। हिरोशिमा और नागासाकी की मेमोरी वहां के कल्चर में डीपली एम्बेडेड है। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स की बात करके वो पॉलिटिकल सुसाइड क्यों नहीं कर रही? वहां अब तक मास प्रोटेस्ट क्यों नहीं शुरू हो गए? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इसका जवाब डर की मैकेनिक्स में छुपा है। तकाइची जानती हैं कि हिरोशिमा का दर्द बड़ा है, लेकिन आने वाले कल का डर उससे भी बड़ा होता जा रहा है। ओह वाओ। हाँ, तकाइची का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कल को कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है और अमेरिका कहता है कि वो जापान को बचाने के लिए अपने सिटीज को न्यूक्लियर रिस्क में नहीं डालेगा, तो जापान क्या करेगा? वो इस डाउट को यूज करके पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट कर रही हैं। बेसिकली वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगा दे रही हैं हिस्टोरिकल ट्रॉमा के ऊपर। इसे मैं एक चेस गेम की तरह देखती हूँ, जहाँ एक शांति से खेलने वाला खिलाड़ी अचानक से नए नियम बनाकर सामने वाले को चेकमेट करने पर उतर आया है। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। और इस डॉक्ट्रिन का दूसरा बड़ा हिस्सा उनका क्लियर स्टैंड है। ताइवान का गिरना जापान का गिरना है, और सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। ये तो सीधे तौर पर रेड लाइंस ड्रॉ करना हुआ। एग्जैक्ट, रेड लाइंस। वो चाइना को बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बता रही हैं कि एम्बिग्विटी का वक्त अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या एक देश जो दशकों से इतना शांत रहा है, वो अचानक से इतना आक्रामक रूप अपना सकता है बिना अंदरूनी विरोध के? देखिए, विरोध तो बहुत है। ऑपोजिशन पार्टीज और मीडिया का लेफ्ट लीनिंग हिस्सा उनकी कड़ी आलोचना कर रहा है। उन्हें डर है कि तकाइची देश को किसी अनचाहे युद्ध में धकेल देंगी। लेकिन तकाइची ने टाइमिंग ऐसी चुनी है जब जियोपॉलिटिकल थ्रेट अपने पीक पर है, और उनका इरादा कितना पक्का है ये उनके पीएम बनने के पहले 164 दिनों के एक्शन से साफ दिखता है। हाँ, वो टाइमलाइन तो सच में चौंका देने वाली है। अगर हम अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक के इवेंट्स को देखें तो ये एक रैपिड फायर की तरह लगते हैं। उन्हें पावर मिली अक्टूबर में। सबसे पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट में 5 महिलाओं को शामिल किया। हाँ, और उसके तुरंत बाद डिफेंस बजट बढ़ा दिया, सीधा जीडीपी के 2.5% तक। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में उन्होंने 500 टॉमहॉक मिसाइल्स और F-35B फाइटर्स की खरीद शुरू कर दी। और इसके साथ एक ऐसी डील हुई जिसने पूरे रीजन को अलर्ट कर दिया। इंडिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की को प्रोडक्शन डील। राइट। और सबसे हैरान करने वाली बात कि ये फैक्ट्री जापान के अकीता प्रीफेक्चर में लगने वाली है। ये क्लियर मैसेज था। और उसके ठीक बाद जनवरी 2026 में ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते का ऐतिहासिक टोक्यो विजिट हुआ। ऑफिशियल लेवल पर इसको प्राइवेट विजिट कहा दिया, पर तकाइची ने उन्हें डायरेक्टली रिसीव किया। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इन सब तेज और आक्रामक फैसलों ने सबको चौंका कर रखा था। पर सबसे बड़ा विस्फोट तो आज से ठीक 3 दिन पहले हुआ, 10 मार्च 2026 को। एग्जैक्टली। तकाइची ने डाइट यानी जापान की पार्लियामेंट में ऐलान किया कि अगले 12 महीने में एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंट पर एक नेशनल रेफरेंडम होगा। एक जनमत संग्रह। ओह वाओ,
ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मूव नहीं है, ये तो अपने लोगों के जरिए एक नया मैंडेट हासिल करने की कोशिश है। वो पार्लियामेंट को बाईपास करके सीधे जनता के पास जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि कोई ऑपोजिशन इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज न कर सके। इन फैसलों ने सिर्फ जापान ही नहीं, पूरे ईस्ट एशिया के पावर स्ट्रक्चर को झकझोर कर रख दिया है। ये सब तकाइची की डायमंड ऑफ डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। डायमंड ऑफ डिफेंस, राइट? मैंने सोर्सेज में इसके बारे में पढ़ा था, पर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? मैं समझाता हूँ। इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी के 4 कॉर्नर्स हैं। पहला है जापान, जो इस नेटवर्क का कमांड सेंटर होगा। दूसरा है इंडिया, जो वेस्टर्न एंकर की तरह काम करेगा। अच्छा। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, सदर्न एंकर। और चौथा है ताइवान, जो एक फॉरवर्ड बेस या शील्ड होगा। इन चारों को मिलाकर ताकाइची फर्स्ट आइलैंड चेन को फोर्टिफाई करना चाहती हैं, ताकि चाइना की नेवल पावर को पैसिफिक ओशन में आने से रोका जा सके। एक तरह से उन्हें ब्लॉक करने का प्लान है। सही कहा। और इस डायमंड को मजबूत करने के लिए उनका दूसरा मास्टर स्ट्रोक है इकोनॉमिक डीकपलिंग। वो 2023 तक चाइना पर अपनी इकोनॉमिक निर्भरता को 35% से घटाकर 10% से भी कम करना चाहती हैं। ये एक मैसिव शिफ्ट है, और जाहिर है जब इतने बड़े फैसले होंगे तो ग्लोबल रिएक्शंस आना तय है। हम इन रिएक्शंस को स्ट्रिक्टली सोर्सेज के आधार पर ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि चाइना की बात करें तो वहां से फ्यूरियस रिएक्शन आया है। आना ही था। पीएलए नेवी की ड्रिल्स अचानक बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जापानीज एडीआईजी में पिछले कुछ वक्त में 89 यानी 89 इंट्रूजन्स हुए हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया की स्थिति देखें, वो एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड डायलेमा में फंस गए हैं। हाँ, उनके हिस्टोरिकल टेंशन्स की वजह से। एग्जैक्टली। एक तरफ उन्हें नॉर्थ कोरिया से डर है, जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जापान उनके फायदे में है, पर दूसरी तरफ जापान के हिस्टोरिकल रूल को लेकर जो उनका आक्रोश है, उन्हें इस नए आक्रामक जापान से डरने पर मजबूर करता है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक विंडफॉल माना जा रहा है, क्योंकि चाइना का ध्यान अब ईस्ट की तरफ ज्यादा बट गया है, जिससे इंडिया की बॉर्डर्स पर प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। हमारा काम यहाँ इन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और रिएक्शंस को अनबायस तरीके से सामने रखना है, किसी साइड को एंडोर्स करना नहीं। बिल्कुल। और देखिए, इन सभी बाहरी चुनौतियों और स्ट्रैटेजीज के बीच ताकाची का व्यक्तित्व और उनका अतीत कुछ ऐसे विवादों से जुड़ा है जिन्हें समझे बिना उनकी कहानी अधूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ सोर्सेज के हवाले से उनके हिस्टोरिकली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को ठीक वैसे ही रख रहे हैं जैसे वो दिए गए हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। पिछले 1 दशक में उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन क्रिएट की है। जैसे कि कंफर्ट वुमेन का मुद्दा। राइट। वो बार बार हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड एविडेंस को नकारती आई हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में महिलाओं को फोर्सफुली रिक्रूट किया गया था। उन्होंने नानकिंग मैसेकर की मौतें और आंकड़ों को भी एग्जैजरेटेड बताया है। और सबसे बड़ी बात, यासुकुनी श्राइन का दौरा करना, जिसे बाकी देश एक रेड फ्लैग मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस श्राइन में क्लास ए वॉर क्रिमिनल्स को भी ऑनर किया गया है। पर तकाइची ने क्लियर रखा है कि वो वहां जाना बंद नहीं करेंगी। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें तकाइची के आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को देखना होगा। वो निप्पॉन काइजी नामक संस्था की बेहद सीनियर मेंबर हैं। ओ, ये जापान का सबसे बड़ा राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है ना? हाँ, इनका मेन मकसद है एम्परर का डिवाइन स्टेटस रिस्टोर करना और सोसाइटी में ट्रेडिशनल रोल्स को प्रमोट करना। अब सोर्सेज कहते हैं कि क्रिटिक्स इसे एक फैसिस्ट संस्था मानते हैं, जबकि इसके सपोर्टर्स इसे जापान की डिग्निटी वापस लाने वाला नेशनलिस्ट ग्रुप कहते हैं। ताकाइची इसी विचारधारा से डीपली जुड़ी हैं। एक और चीज जो सोर्सेज में हाईलाइट की गई है, और वो उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ क्वर्क्स हैं। वो 45 साल की हैं और सिंगल हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि शादी या पॉलिटिक्स में से उन्होंने पॉलिटिक्स को चुना। ये उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाता है। और उनकी रूटीन देखिए, वो दिन में सिर्फ 5 घंटे सोती हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और फ्री टाइम में सिर्फ बेथोन की म्यूजिक सुनती हैं। एक ऐसी आक्रामक नेता जिसके पास खोने को कुछ नहीं है और जिसका विजन इतना क्लियर और कट्टर है, वो आगे आने वाले कल के लिए क्या इशारा कर रही हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरे डीप डाइव की समरी निकालें तो आज हमने देखा कि कैसे तकाइची ने सिर्फ 164 दिन में जापान को एक पैसिफिस्ट देश से एक ऐसी ताकत में बदल दिया है जो चाइना की आंखों में आंखें डालकर न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रही है। और हिस्ट्री उन्हें इन्हीं कदमों के आधार पर जज करेगी।
या तो उन्हें जापान को बचाने वाली महान नेता के रूप में याद रखा जाएगा जिसने देश को एक डर के माहौल से निकाला, या फिर उन्हें ऐसी नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसकी पॉलिसीज ने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी। एक आखिरी विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ, जो हमारे सोर्स मटेरियल से तो आगे की बात है, पर उस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर जापान सच में आने वाले 1 साल में अपना न्यूक्लियर रेफरेंडम पास कर लेता है और न्यूक्लियर ऑप्शन चुन लेता है, तो क्या ताइवान और साउथ कोरिया चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, क्या हम ईस्ट एशिया में एक ऐसे न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट के मुहाने पर खड़े हैं जहां एक के बाद एक देश न्यूक्स बनाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इस आने वाले तूफान को रोकना शायद अमेरिका या चाइना किसी के भी बस में नहीं होगा।